ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ट्रंप की मुजव्वजा मुआहदे से मुतालिक CNN की रिपोर्टिंग पर सख्त तनकीद। रिपोर्ट में कहा गया था कि मुआहदे में जौहरी उमूर का जिक्र नहीं। सदर ट्रंप ने कहा जौहरी मामलात इस मुआहदे का मरकजी हिस्सा हैं। ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ट्रंप का ईरान मुआहदे पर फैसले के बाद फिर यूटर्न का मुआहदे पर दस्तखत होंगे तो आबनाए हॉर्मुज़ खुलेगी। ट्रंप की तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ ईरान को भेज दी गई। अमरीका और ईरान के 3 बड़े नुकात पर इख्तलाफात बरकरार। ट्रंप अफजूदा यूरेनियम के मुस्तकबिल पर वजाहत चाहते हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। अमरीका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हम कयास आराइयों को अहमियत नहीं दे सकते जब तक वाज़े नतीजा नहीं मिलता। हम मुज़ाकरात के हवाले से हतमी बात नहीं कर सकते। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर खालिबाफ का कहना है कि दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं। अमरीका के साथ कोई भी मुआहिदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। तेहरान ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी फौज का इंटेलिजेंस कंट्रोल बरकरार है। कराची में सियासी पारा हाई, कब्जे और जमीनों की बंदरबांट के इल्जामात। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हिल पार्क की जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। डायरेक्टर लैंड और पार्क्स और PCHS के डायरेक्टर के खिलाफ नैब तहकीकात करे। कराची पर कब्जे की कोशिश हो रही है, ये नहीं चलेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा एमक्यूएम बेबुनियाद इल्जामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, शहर का बेड़ा गर्क खुद किया, इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है। चाइना कटिंग किसने की, पूरे शहर को पता है। हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी KMC ने किसी को नहीं दी। इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई पाबंदियां, फार्मेसीज, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, तंदूर, किरियाना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे बंद होंगी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपकी ईद और ईद के बाद के जो वीकेंड हैं वो बड़े ही भरपूर और बड़े ही ज़बरदस्त गुजरे होंगे। नए हफ्ते का आगाज़ है तो उम्मीद है कि आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी हुई होगी। तो ईद की छुट्टियों के बाद अक्सर लोगों ने आज से बाकायदा काम का आगाज़ किया होगा। नए जोश और वलवल के साथ अपने दिन का आगाज़ कीजिए। और हाँ, मौसम के तेवर कुछ खुशगवार वैसे नहीं नज़र आते। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। कई इलाकों में सूरज आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात ने भी सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। दूसरी जानिब पंजाब के चंद इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। वेल, इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर द लाहौरीज कि जब ईद के दिनों में वहाँ पे बारिश हो गई मूसलाधार। उन्होंने खूब इंजॉय किया होगा। कराची वाले बस आसमान तकते रहे कि कब आए कब आए। वैसे कराची को ज़रूरत बहुत ज़्यादा है बारिश की, क्योंकि बारिश का पानी ही तो है जो इस शहर की गंदगी, गलाजत और बदबू को उठा के फेंक सकता है। क्योंकि महकमा ने तो कह दिया है कि हमारे बस की नहीं है, जागते रहना, साढ़े उत्ते ना रहना। आलाइशें और गंदगी, बदबू शहरियों का जीना दो भर किया हुआ है। सिंध हुकूमत ने दावे बहुत किए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से टन्स ऑफ आलाइशें उठाने और डंप करने के दावे भी किए गए। ज़मीनी हक़ाइक़ यकसर मुख्तलिफ नज़र आते हैं। शहर के अक्सर इलाकों में अब भी आलाइश मौजूद है। सफाई की नाक़िस सूरत हाल सिर्फ ऐसा नहीं कि पुराने या पसमानदा इलाकों में नहीं, बल्कि शहर के दीगर इलाके भी इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। दावा तो ये किया गया था मेयर कराची की जानिब से कि अर्के गुलाब भी छिड़का जाएगा, लेकिन शहरी ये सवाल कर रहे हैं इलाका कौन सा है वो बताएं जहाँ पे ये गुलाब का पानी छिड़का गया है। क्योंकि हकीकत जो है वो इस वक्त ऐसी है कि आप बहुत सारे इलाकों से सांस लेते हुए गुजर भी नहीं सकते हैं। वेल, ईद उल अजहा की बात हो ही रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गोश्त का तस्करा कैसे पीछे रह जाए। होना तो ये चाहिए कि क्योंकि ईद कुर्बा हैं, ऐसे वो तमाम तर लोग जो मुस्तहिक हैं अपनी कुर्बानी कीजिए और उन लोगों को दीजिए। लेकिन नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स तो आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा गोश्त हम बांटेंगे और बाकी सारा तो फ्रीज़र में रखेंगे। और जब फ्रीज़र में रख के उसका सुबह में कलेजी,
दोपहर में बिरयानी और रात में टिक्का खाएंगे तो फिर आप अस्पताल ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो लाहौर और कराची के अस्पतालों में ईद के बाद एमरजेंसी वार्ड्स जो है वहाँ पे मरीज़ों का गैर मामूली रश देखा गया, यानी कि ईद के शुरू के 3 दिन में कसाईयों का सीज़न, उसके बाद डॉक्टरों का सीज़न। तो वेल इसकी बुनियादी वजूहात वी ऑल नो इट, लेकिन इसके बावजूद अब क्या करें, कैसे ख्याल रखें, कैसे एतदाल में रहें। और गोश्त बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन ये प्रोटीन का जो ओवरडोज है ये हमें कैसे अफेक्ट करता है। हमारे साथ प्रोग्राम में आज माहिर डॉक्टर भी मौजूद होंगी जिनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉप स्टोरी। और ओवर द वीकेंड देयर वाज अ गुड थिंग, जब लोगों ने 22 रुपए का पेट्रोल जो है वो कम हो गया, एवरीवन वाज लाइक कि यार हो सकता है अब जंग जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हम शायद वहीं आके खड़े हो जाते हैं जहां से बयानात का आगाज़ होता है, वहीं पे दिन का अख्ताम हो जाता है। और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि दोनों ममालिक मुआहदे के करीब तो पहुंच चुके हैं। ताहम अब ये है ट्विस्ट, हमेशा की तरह ताहम ये भी खबरदार किया कि अगर अच्छी डील ना हुई तो फौजी ऑपरेशन का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने ईरान को मजीद सख्त तजावीज़ भिजवा दी हैं। ईरान की जानिब से सख्त रद्दमल भी सामने आ गया है और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद खालिबाफ जो हैं उनका कहना है कि ईरान जमानतों या बयानात पर नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखता है। इसके अलावा ओवर द वीकेंड हमने देखा कि इसहाक डार जो हैं जब मार्को रूबियो से वो मिले हैं तो उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से वाजे कर दिया है पाकिस्तान की पोजीशन, क्योंकि चमगोइयाँ तो यही चल रही थी कि अरब ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल हो इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो इसकी क्या अपडेट्स हैं, इस सब पे हम बात करते हैं। हमारे साथ इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अक़वामी उमूर डॉक्टर शाज़िया शीमा साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाज़िया, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेल अब बिलेटेड ईद मुबारक। और वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि शायद अब हमें ईद पे कोई अच्छी खबर मिले, तो कोई अच्छी अपडेट है डॉक्टर शाज़िया, या अभी भी वही एक तरफ से गीदड़ भभकियां हैं, फिर शाम होते होते फिर ट्रंप का मूड कुछ हो जाता है, फिर रात में कुछ हो जाता है, फिर सुबह में कुछ हो जाता है? जी, बिल्कुल इस हवाले से तो अच्छी खबर नहीं है और अच्छी खबर की कोई फ़िलहाल उम्मीद भी नहीं है, अच्छा। क्योंकि ट्रंप जो हैं वो शदीद बदहवासी में, जैसे कि आप फ़रमा रहे हैं कि वो बयानात देते चले जाते हैं। सुबह कुछ, शाम को कुछ, तो उनके बयानात से कतई नज़र अगर देखा जाए तो उनके पास जहाँ पे वो फँसे हुए हैं जिस दलदल में, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता उनको सुझाई भी नहीं दे रहा है। तो वो फिर एक ही बात के ऊपर बार-बार बयानबाज़ी करते हैं, वो है एनरिच्ड यूरेनियम और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। और ईरानियों का दूसरी तरफ से कहना है कि ये तो कोई मसला है ही नहीं, इस पे तो हम बारहा मुज़ाकरात भी कर चुके हैं, इस पे बारहा बात भी हो चुकी है। हम तो इवन ओमान में, जो हमें ओमान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने बताया था कि जिस दिन ईरान पे अटैक हुआ उससे 1 दिन पहले 0% एनरिचमेंट पे भी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने जो पैगाम पाकिस्तान के हवाले से तवसत से पहुँचवाया है, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी जो 3% एनरिच्ड यूरेनियम है या उसकी कैपेसिटी है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका पूरा हक रखते हैं और रिटर्न एग्रीमेंट में इसको शामिल करेंगे कि हम ऐसा करते रहेंगे। इससे ज़्यादा की एनरिच्ड यूरेनियम हमारी ज़रूरत नहीं थी, हमने उसको एज़ अ स्ट्रैटेजिक लेवरेज इस्तेमाल कर रहे थे, वो हम नहीं करेंगे। तो हम 60% को जो है वो भी हो सकता है कहीं रखवा दें, डाइल्यूट करा दें, लेकिन अभी हम इस पे बात नहीं करना चाहते हैं। तो एनरिच्ड यूरेनियम हमारा मसला नहीं है और अमेरिका, ट्रंप का कहना है कि उनका सबसे बड़ा मसला ही ये है। तो ईरानी कहते हैं हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि सबसे पहला जो काम हो, वो है लेबनान के अंदर जो जंग और जारहियत जारी है उसको रोका जाए। क्योंकि लेबनान को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, वो इकलौते हमारे साथी हैं जो फ़लस्तीन के मामले में इज़राइल के सामने खड़े हुए हैं। और अब इज़राइल जो है उसकी रिसेंट जो वहाँ पे एग्रेशन है, उन्होंने जो लतानी रिवर है वहाँ तक जो है वो मारा-मारी शुरू कर दी है और लेबनान के अंदर जो हुकूमत है, वो एक पपेट सी हुकूमत है जिसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि इसराइल की एक और भी सबसे बड़ा ओवर द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ये किया है कि अपने अड़ोस-पड़ोस में जितने ममालिक हैं, उनकी वो मिलिट्री भी डेवलप नहीं होने देते, उनके पास एयर फ़ोर्स ना होने की डिमांड रखते हैं। तो लेबनान के पास कुछ भी नहीं है अपने आप को डिफेंस करने के सिवाय हिज़्बुल्लाह के, और हिज़्बुल्लाह ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा जो है अपने दिफ़ा की कोशिश कर रहे हैं। तो ईरान ने कहा है कि एक मसला तो ये है सबसे पहला कि लेबनान के ऊपर जारहियत को रोका जाए। दूसरी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो हम उसको ऑपरेशनलाइज़ करेंगे ओमान के साथ, जिस पे ट्रंप ने कहा कि हम ओमान को भी जो है वो बम्बार्ड कर इफ़ देंगे। आई मे वी विल ब्लो इट इफ़ अप। आई मे डॉक्टर साहबा,
आपने खुद तस्करा किया है, लतानिया दरिया लतानिया तक जो है पहुंचा हुआ है इसराइल, और कल एक मिडीवल कासल पे उन्होंने अपना झंडा भी लहरा दिया। सो माय पॉइंट इज़ कि ये इतना बड़ा आई वॉश है कि एक तरफ पूरी दुनिया, अभी रिसेंटली जब लबनान पे हमले हुए हैं तो फ्रांस से लेके और पूरे यूरोप तक जो है मजम्मत की गई। दिस इज़ वन थिंग। द अदर थिंग इज़, अभी जस्ट आई एम रीडिंग द अपडेट्स, और अमेरिका ने अभी ईरान का जो जजीरा कशम, वहाँ पे उनके रडार स्टेशन को निशाना बनाया, जवाब में फिर उन्होंने कुवैत को हमला कर दिया ईरान ने। सो इट सीम्स लाइक दिस इज़ अ पॉलिसी कि ट्रम्प साहब ठंडा गरम बयान दें, ईरान को एंगेज रखें, पीछे से इसराइल जो कर रहा है वो करता रहे, फिर उन मुज़ाकरात और बातचीत को कहाँ देखती हैं जो लबनान और इसराइल के दरमियान इस वक्त हो रही है? वो भी कोई सीरियस बातचीत है, या बस वो भी बट टाइम गेनिंग है ताकि इसराइल बस एक्सपेंड करता रहे अपने आप को? इसराइल और लेबनान के दरमियान सीरियस बातचीत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो बातचीत हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के दरमियान तो हो नहीं रही है, वो तो हम्म। लेबनान की सेटल गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है। और जो खुद जो हैं वो इज़राइल की मुट्ठी में हैं, वो हिज़्बुल्लाह जो है कभी उसको डिसआर्म करने की बात करते हैं। हिज़्बुल्लाह लेबनान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और बहुत बड़ी मिलिट्री रियलिटी है। वो एक सिर्फ़ एक पॉलिटिकल पार्टी अब नहीं है, और एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर उनका मैंडेट है। और वो अपना इलाका जो है, लास्ट टाइम भी इन्होंने अपने जितने वो कोशिश कर सकते थे, उन्होंने मार भगाया था इसराइलियों को वहाँ से। और इस दफ़ा भी वो सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजिक पॉज़ ले रहे हैं। ये दोबारा इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन मसला ये है कि जो आपका सवाल था कि इज़राइल के पास खुली छुट्टी है, इज़राइल ने ये खुली छुट्टी एक्वायर की है अपने ब्लैकमेलिंग के रैकेट से। अपने जो उनके ज़ायनिस्ट हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने जो पूरी की पूरी अमेरिका अमेरिका की कैबिनेट जो है, वो उनके पेरोल पे है। तो उनने बहुत लंबा-चौड़ा प्लान बनाया हुआ है, जिसमें कंप्रोमाइज़्ड किस्म के लोग जो हैं, टेड क्रूज़ जैसे, लिंडज़े ग्रैहाम जैसे, माइक हकबी जैसे, ये आपको फिर वही बात करते हुए नज़र आते हैं, और अब इस दुनिया में ज़लील और रुसवा होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि हम एक एक्टिव जेनोसाइड पे खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी इससे मसले का हल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो वहाँ पे एक जेनोसाइड जो है वो रुक रहा है, ना ही इज़राइल के एम्बिशंस रुक रहे हम्म। हैं। अब जो इज़राइल के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप हिब्रू मीडिया फ़ॉलो करें, तो वहाँ पे ये है कि उनके अंदर ख़ासी जो है वो तोड़-फोड़ जो है वो हो रही है। ये और बात है कि अभी भी उनके 80% जो पॉपुलेशन है, उनका ख़्याल है कि उनको ईरान पे भी अटैक करना चाहिए, उनको इर्द-गिर्द तमाम अरब जो है यहाँ से मार के भगा देने चाहिए। ये हम्म। उनकी जनरल पॉपुलेशन जो है इस तरह उनकी इंडोक्ट्राइनेशन कर दी हुई है उन ज़ॉम्बीज़ की, कि 80% तो अभी भी ये समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कोई सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड नहीं है। कोई भी स्टेट, चाहे वो अपार्टाइड स्टेट क्यों ना हो इज़राइल की तरह, लंबे अरसे तक ऐसे चल नहीं सकती। और ईरान जिस तरह से कंसोलिडेट कर गया है, और जितना भी उनके ऊपर अटैक्स हैं उसको एब्ज़ॉर्ब कर गया है, तो अब पेंटागन के पास सिवाय इसके कि वो ये सर जोड़ के बैठे रहें और ये बात करते रहें, क्योंकि उनकी ख़्वाहिश तो है ईरान पे अटैक करके हम्म। एक हतमी किस्म का कोई फ़ैसला करने की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान वो अटैक जो अपनी तरफ से इनका आखिरी हमला होगा, इनके पास उसके बाद कोई और चीज़ होगी नहीं डराने-धमकाने के लिए, वो भी अब्ज़ॉर्ब कर जाता है, तो फिर क्या रिटेलिएट करेगा, और उस रिटेलिएशन के सामने अमेरिका के एलाइज़ जो हैं, या दुनिया उसको फिर किस तरह से फेस करेगी? अगर वो डिएगो गार्सिया के ऊपर अटैक करता है, वो ईस्टर्न यूरोप की इस दफ़ा बात कर रहे हैं, बाब-उल-मंदेब बंद हो जाता है, तो फिर क्या होता है? अभी तो हमने देखा कि उनकी रिटेलिएशन से गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आप देखें कि चंद एक को छोड़ के बाकी तमाम गल्फ़ के कंट्रीज़ ने उन चीज़ों को ना सिर्फ़ ये कि सह लिया है, बल्कि ये भी कहा है कि हम अपनी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं, सही और है। इस रीजन के अंदर ईरान के साथ चलना चाहते हैं, एक फ़ंक्शनल रिलेशन के साथ। तो ये बहुत बड़ी शिकस्त है नेतन्याहू की भी, और ये बहुत बड़ी शिकस्त है अमेरिकन डीप स्टेट और उनकी पॉलिसी ओके, की भी। ओके। डॉक्टर शाज़िया, और सा नाउ 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 वन थिंग कि अब इसको नत्थी किया जा रहा है। देखिए, हमने जब से ये मामला हुआ है ना, नाउ इट्स बीन 4 टू 5 मंथ्स जब से ये इशू चल रहा है। कभी कुछ शर्तें, कभी कुछ शर्तें, कभी जी आप यूरेनियम अफ़ज़ूदा, हालाँकि सीएनएन तो ये कह रहा है कि जो मुआहदे की बात हो रही है उसमें अमेरिका की तरफ से यूरेनियम का मामला या न्यूक्लियर का मामला डाला ही नहीं गया है। मुझे इस पे ट्रंप ने जो उनको कहा है वो फेक न्यूज़ करते रहते हैं, उन्होंने बात की। अब माय पॉइंट इज़ कि इतनी सारी शर्तें, और ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, फिर अचानक से आ जाता है अब्राहम अकॉर्ड, और ट्रंप साहब कहते हैं कि चलें जी, ये मामला मैं ख़त्म करता हूँ, और तमाम तर ममालिक जो हैं गल्फ़ के बशमूल पाकिस्तान और जितने मुस्लिम ममालिक हैं,
वो मुआहदा इब्राहिमी जो है उस मतलब मुआहदा इब्राहिमी क्या है, आप इसराइल के ख़िलाफ़ जो आपकी पॉलिसी है उसको नरम कर लें। पाकिस्तान ने इस पे वाज़ेह बयान दे दिया, मार्को रूबियो मेरे ख्याल से मिलने आए थे और उनको ये बता दिया गया है कि बाकी सारी बातें अब एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान का इस पे जो स्टेट पॉलिसी है वो रहेगी। नाउ विद दिस डॉक्टर शाजिया, हाउ सीरियस वाज ट्रम्प इन पुटिंग दिस अब्राहम अकॉर्ड? अगेन वाज इट अ स्पिन, वाज इट अ आई वॉश, या फिर आप इस पे भी मनवा के छोड़ेंगे फिर, क्योंकि कुछ ममालिक तो माने हुए हैं ना, आपको पता है। ये स्पिन था क्योंकि बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जब फिर मुनीर जो हैं और उससे पहले मोहसिन नकवी जो हैं ईरान में थे, तो वहाँ से एक पूरा प्रपोज़ल का ड्राफ्ट डिस्कशन के बाद लेके आए थे और जिसके अंदर एक रीपैकेजिंग हुई हुई विक्ट्री थी अमेरिका के लिए, जिसमें बाकायदा उसको अगर आप डिटेल में पढ़ें तो लिखा हुआ था कि फॉर द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ गोइंग टू बी ओपन एंड फ्री फॉर ऑल। और साथ में ये कि एनरिच्ड यूरेनियम की भी बात थी कि हम नहीं करना चाहते। ये दोनों की रीपैकेजिंग पाकिस्तान ने बहुत मेहनत से करवा के दी थी क्योंकि यही 2 रिटॉरिकल पॉइंट्स हैं अमेरिका के। लेकिन इस रीपैकेजिंग को जब इज़राइली लॉबी ने और फिर डीप स्टेट ने स्टडी किया, तो फिर उनको पता चला कि ये तो फॉर द टाइम बीइंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ईरान तो अपनी पार्लियामेंट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का बाकायदा ऑपरेशन जो है उसे कैसे करना है उसको रेटिफ़ाई करा रहा है और साथ में उन्होंने अपनी वेबसाइट भी उस पे बना दी है। जी। वो फंक्शनल भी है और जो एनरिच्ड यूरेनियम है ये तो उनका मसला कभी था ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अगर इतने आराम से ये लेकर आ गए हैं, साथ में 12 बिलियन जो है ईरान कहता है मेरे फ्रोज़न एसेट्स जो हैं आप रिलीज़ करें, उसके साथ आप जो हैं हमारे ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो ख़त्म करें। तो ये आप फिर आगे से ये तुर्क का पता फेंकिए, जो कि सब के सब जो हैं वो बिलबिला उठेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ममालिक इवन मीडिएशन भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काबिल कबूल नहीं होगा, सच एज़ सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है। बहुत से ममालिक ने नॉर्मलाइज़ कर लिए हुए हैं इसराइल के साथ रिलेशन, बहुत से ममालिक ने नहीं किए हुए। तो ये इज़राइली लॉबी ने फिर उसका जवाब दिया जो पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से एक रीपैकेजिंग की। अब इन अमेरिका चाह ये रहा है कि विक्ट्री भी ऐसी हो जो कि बहुत टेंजिबल हो, जो ऑलराइट। ऑप्टिकल ना हो और टेंजिबल विक्ट्री कैसे दी जा सकती है? एक ऐसी चीज़ के ऊपर कि आपके इलिसिट और एक्सप्लिसिट जो ऑब्जेक्टिव हैं वॉर के वो हैं ही डिफरेंट। आपके वॉर ऑब्जेक्टिव यूरेनियम तो कभी था ही नहीं, आप ईरान को तबाह-ओ-बर्बाद करने आए थे। वो आपने अपने मीडिया पे नहीं कहा, आप मीडिया पे चूरन बेचते रहे जी हमें यहाँ पे न्यूक्लियर का प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर का प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक डिसफंक्शनल ईरान चाहिए था। अब उसके हम्म। बाद आपने कहा जी हमारे विक्ट्री ऑब्जेक्टिव हैं कि ईरान को हम न्यूक्लियर नहीं होने देंगे, ठीक तो है। पाकिस्तान ने रीपैकेज करवा के दे दिया। लेकिन डीप स्टेट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और हमारी तरफ अपनी तरफ से बहुत बड़ा अटैक फेंका कि जिससे पता नहीं सऊदी अरेबिया और हम और साथ में हमारे जो पार्टनर हैं, वो इसका क्या जवाब देंगे और कितना केओस हो जाएगा और पाकिस्तान ने उसी स्टेडफास्टनेस से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इस्राइल जो है एज़ अ स्टेट तस्लीम करना एक और बात है, लेकिन 1967 के बॉर्डर पे जब तक फ़लस्तीन की तख़लीक नहीं हो जाती तब नए तक सिरे से, पाकिस्तान इसको नहीं मानेगा। इसको बिल्कुल बिल्कुल ठीक इस है, पे बात बिल्कुल भी नहीं हो बिल्कुल सकती। ठीक है। डॉक्टर शाज़िया, ये मामला चलता रहेगा, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज़ अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। तो ये स्पिन्स और आई वॉशेज़ और का सिलसिला तो जारी है, लेकिन देखना ये कि कब सीरियस मामलात जो है मुज़ाकरात होते हैं और कब ये मामला जो है किसी करवट बैठता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मौसम के कुछ तज़किरा करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मौसम की अगर बात कर लें तो वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि बकरीद में, एक्सपेक्टिंग तो नहीं लेकिन एक्सपेक्टिंग से ज़्यादा वी वर प्रेइंग कि कोई बारिश वारिश हो जाए कराची में, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन लाहौर में बारिश हो गई, दैट वाज अ गुड थिंग। लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। महकमा मौसमियात ने सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में तो शदीद गर्मी की पेशगोई कर ही रखी है, लेकिन बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंचने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे हैं। अंजुम नज़ीर से बात करते हैं, बात करने की कोशिश ये करते हैं कि कब तक गर्मी का ये स्पेल जो है जारी रहेगा और व्हेन आर वी एक्सपेक्टिंग मानसून, एम आई टॉकिंग टू अर्ली? अंजुम नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बिलेटेड आपको ईद मुबारक। सर ये बताइए कि जितनी गर्मी एक्सपेक्ट की जा रही थी इन द ईद, शायद थोड़ा बहुत मामला ठीक रहे कराची में, लेकिन अब आगे के लिए क्या अहकामात है कराची के लिए?
जी बहुत शुक्रिया, आपको भी गुड मॉर्निंग। देखें, जैसे पहले आपने टेम्परेचर्स की बात की थी तो वो 31st तक था, बल्कि 30th तक जो है वो टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम रेंज तक रहा। 31st से जो है वो एक वेस्टर्ली ने मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर करना शुरू किया, जिसकी बाद से जो है 31st के बाद से जो है वो तकरीबन पूरे मुल्क में जो टेम्परेचर हैं वो सबसाइड्स हो गए हैं। और जो हीट पॉन एरिया है, स्पेशली जो सिंध और सदर्न पंजाब के इलाके हैं, वो अब अपने नॉर्मल टेम्परेचर्स पर आ गए हैं। और होपफुली ये पूरा वीक जो है वो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज में रहेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि गर्मी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मोस्टली इन इलाकों में जो दर्जा हरारत की जो एवरेज या औसत या जिसको आप नॉर्मल कहते हैं वो रेंज ही 44-46 है। तो इन इसी रेंज में इन इलाकों में टेम्परेचर रहना है। ताहम इस दौरान जो है वो तकरीबन 6 तारीख तक जो मगरिबी हवाओं का सिलसिला है वो पाकिस्तान के बलाई इलाकों को मुतासर करता रहेगा, जिसमें पंजाब के अक्सर इलाके बशमूल लाहौर, खित्ता पोटोहार, केपीके के इलाके जो हैं इनमें जो है वक्फे वक्फे से आंधी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ जो है वो हल्के से दरमियाने लेवल की बारिश हो सकती है। यही सूरत हाल जो है वो 2 और 3 तारीख को, बल्कि आज भी सिंध के जो मगरबी अजला हैं उन कुछ इलाकों में आंधी आ सकती है ड्यू टू इंटेंस हीटिंग। जबकि 2 और 3 तारीख को सिंध के भी कुछ अजला में जो है वो आंधी गरज चमक के साथ हल्के से दरमियाने लेवल की बारिश हो सकती है। अगर आप कराची की बात करते हैं तो कराची में जी पिछले पूरा वीक जो है मौसम अपने नॉर्मल पेस में रहा है। टेम्परेचर जो है वो 35 से 37 के दरमियान में रहा है। समुद्री हवाएं बरकरार रही हैं। ताहम नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की गई, जो कि इस मौसम में होता है। अब आगे कराची में क्या होने जा रहा है, अगले पूरे वीक के दौरान जो है वो कराची का मौसम इसी तरह बरकरार रहेगा। सुबह और शाम के औकात में डेंस सी क्लाउड्स रहेंगे। उसके साथ साथ टेम्परेचर रेंज जो है वही 35 से 37 के दरमियान में रहने वाली है। समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी और इसके साथ साथ नमी का तनासुब भी बिल्कुल ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। बट ये कराची का यूजुअल वेदर। हम्म। अंजुम साहब, बहुत से लोग तो खैर छुट्टियां मना के आ गए हैं, बट स्टिल शिमाली इलाके में क्योंकि हम देख रहे हैं कि गालिबन आगे पिंडी में भी कुछ बारिश का मामला है। पिंडी से आगाज़ करते हैं। मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ओडीआई सीरीज चल रही है और ख़बरें ये है कि हो सकता है कि वो बारिश से अफेक्ट हो, तो ऐसा कोई है मामला पिंडी के रीजन में? देखिए जी, जीबी में भी हल्के से दरमियानी लेवल की बारिश है। इसी तरह जो आपका अपर केपीके के इलाके हैं, गलियात वगैरह हैं, यहाँ पर बारिश का सिलसिला बिल्कुल बरकरार रहेगा। और जो बारिश के दौरान जो है जो ऑलरेडी स्नो पड़ी हुई है वो भी मेल्ट होती है, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं और सड़कें बंद होने का खदशा बरकरार रहता है। हम्म। अच्छा, सर मुझे अब ज़रा ये बताइए कि अब अगर मैं आपसे सवाल करूं, एम आई आस्किंग टू सून अबाउट द मॉनसून, या फिर उसकी क्या प्रिडिक्शन है, कब तक मामला है? देखें जी, मॉनसून पाकिस्तान में सितंबर से लेकर सॉरी जुलाई से लेकर सितंबर ओके। तक होता है। और अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में जो मॉनसून रेनफॉल्स हैं वो या तो बिलो नॉर्मल हैं या नॉर्मल के एवरेज के करीब करीब हैं। ताहम जीबी के कुछ इलाकों में जो है वो मामूल से ज़्यादा बारिश हो सकती है। बाकी जो बेसिकली प्योर मॉनसूनल बेल्ट है वहाँ पर मामूल से कम बारिशें नज़र आ रही हैं। और कराची में कोई प्री मूनसून का चांस वगैरह? अब फिल वक्त कराची में कोई बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है, क्योंकि जून के महीने में कराची में अगर कोई बारिश होती है तो वो समंदर की किसी भी ट्रॉपिकल एक्टिविटी यानी कि किसी लो प्रेशर एरिया या आप डिप्रेशन कह लें या साइक्लोन की सूरत में होती है। ताहम आने वाले 15 रोज़ के दौरान अरेबियन सी अपने नॉर्मल पेस पे है, कोई ट्रॉपिकल एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। अंजुम साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं, इसलिए आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा ऑफ ग्रिड, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक ज़रूर जाना चाहूँगा। लेकिन यहाँ कराची में हमने देखा पिछले 4 से 5 दिनों में हमने कुर्बानियाँ वगैरह की ना, तो बाकी मानदा मुल्क तो साफ़ सुथरा लगता है, लेकिन यहाँ कराची में सिचुएशन वैसी होती नहीं है। अंजुम साहब, इससे कितना अफेक्ट पड़ता है हमारे इर्द गिर्द के माहौल पे कि जब ये आलाइशें ओजड़ियाँ उठती नहीं है टाइम पे, उनसे उठने वाला ताफुन, बदबू, ये भी तो माहौल पे असर डालता है ना हमारे? हाँ, जी बिल्कुल। देखिए, एक तो ये मेरा टॉपिक नहीं है, पहली अब बात। दूसरी बात आई नो ये बट स्टिल। कि दूसरी बात ये कि ऑफ कोर्स के जब आप किसी भी माहौल को गंदा करते हैं
तो उसका इम्पैक्ट तो लाजमी आता है, वो किसी ना किसी सूरत में आपकी सेहत को ज़रूर इम्पैक्ट देता है। आप अगर अलाइशें रोड पर पड़ी हैं या जो लोगों ने जानवर ज़बी किए हैं उनका खून पड़ा है, तो उससे जो ताफून उठता है, एक तो वो सबसे पहली बात ये है कि वो आपकी आबो हवा में शामिल हो रहा है, आपको सांस लेने में जब आप स्मेल करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। फिर उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स पैदा होते हैं या और इस किस्म की चीज़ें पैदा होती हैं जो कि आपकी सेहत को मुतासिर ज़रूर कर सकती हैं। ओके, वन लास्ट थिंग अंजुम साहब, हमने सदर्न पंजाब थोड़ा सा हमसे मिस हो गया है जब हम मौसम की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो जो टोबे हैं इन द डेजर्ट एरिया। सदर्न पंजाब में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है आगे आने वाले दिनों में गर्मी के लिहाज से, अगर आप बता सकें? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मगरिबी हवाओं के एक सिलसिले ने तकरीबन मुल्क के बलाई इलाकों का अहाता किया हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड होगा। आपने देखा लाहौर में भी बारिश हुई। ये सिलसिला जो है सदर्न पंजाब तक आएगा, बहावलपुर, रहीम यार खान और इससे मुल्हिका इलाकों में भी तकरीबन 6 तारीख तक जो है वक्फे वक्फे से आंधी, गरज चमक ओके, और उसके साथ बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कोई खास राइजिंग ट्रेंड इस वीक में नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। बहुत शुक्रिया, तर्जुमान महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या मौसम रहने वाला है। वेल, कराची में तो यही मौसम रहेगा आने वाले दिनों में, अगले एक हफ़्ते में, लेकिन जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पे बारिशें होंगी, ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग जो अभी भी मुसाफिर हैं, सफ़र कर रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग से बचिए। लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा इन इलाकों में रहता है जब मौसम थोड़ा सा तेवर अपने बदलता है। वेल, इसके साथ एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं। मौसम की तो हमने बात की, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। ओवर द वीकेंड पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट की तारीख का 1000वां ओडीआई खेला। वेल, बिफोर वी बिगिन दिस सेगमेंट और पाकिस्तान ने क्या किया उस मैच में, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, जस्ट लेट मी शेयर सम क्रिकेट फैन एक्सपीरियंस। पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग पार इन द 90s, इवन इन द 2000s, और हम सब की बहुत मेमोरीज हैं इस टीम से। हमने बचपन में देखा, वी वर जस्ट विटनेसिंग कि किस तरीके से जावेद मियांदाद एंड द खान्स एंड एवरीवन वर एट द पिनिकल ऑफ द टैलेंट। देन इन आर एज इट वाज वसीम एंड वकार एंड एवरीवन जो कि पाकिस्तान के इस मशाल को आगे लेके चले। एंड देन एक सिचुएशन हम अभी देख रहे हैं। तो पाकिस्तान इन ओडीआई क्रिकेट हैज़ कम अ लॉन्ग वे। वेल, दैट्स अनदर डिबेट कि ओडीआई का अपना फ्यूचर आगे क्या है विद द एडवेंट ऑफ T20 एंड ऑल। लेकिन चलिए, इस पे तो हम, दिस वाज जस्ट अ लिटिल हार्टफेल्ट थिंग, इस पे तो हम आगे चल के बात करेंगे ही। लेकिन पाकिस्तान ने पहला ओडीआई तो अपने नाम किया, और आई वाज जस्ट टॉकिंग टू फ्रेंड, ही सेड कि अभी तो हमने सिर्फ अरफात मिन्हास को छोड़ा है इन पे। सोचे वो वक्त कि जब हम सुफियान मुकीम को भी इंक्लूड करें, पता नहीं क्यों नहीं किया। खैर, उस पर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अपना ये मैच जीत लिया और बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी कर ली। वो तमाम तर लोग जो कहते थे बाबर मैच नहीं जीता था, बाबर मैच जिता के चला गया, तो इट वॉज ऑल वेरी हैप्पी थिंग। लेकिन इसके पीछे की कहानी फवाद मुस्तफ़ा से जानेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फवाद भाई, मेरे ख्याल से अब हमें ये सीख लेना चाहिए और इसी के साथ जीना चाहिए। जब तक आईपीएल और इस जैसी लीग्स चल रही हैं, हमारे पास बड़ी स्ट्रिंग की टीमें नहीं आएंगी, तो हमें इसी पे फिर खुश रहना चाहिए कि हमने ऑस्ट्रेलिया की व्हाट विल यू कॉल इट, बी टीम, सी टीम, उसको हरा दिया एंड देन ओके वी आर हैप्पी। वालेकुम अस्सलाम फैसल, मेरा ना इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम आ रही है, सी टीम आ रही है, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया। सवाल मेरा ये है कि जिस किस्म की हम कंडीशंस बना रहे हैं और जिन टीमों से हम जीत रहे हैं जिस तरह से, क्या ये हमारे मुस्तकबिल जो हमारी क्रिकेट है उसके लिए बेहतर है या नहीं है? क्यों हम 90 की दिहाई से 2000 में बांग्लादेश की क्रिकेट को देखते रहे हैं, तो बांग्लादेश यही करता था कि इसी किस्म की कंडीशंस बनाता था, बड़ी बड़ी टीमें आके बांग्लादेश की कमजोर टीम के आगे भी ढेर हो जाती थी। बट आखिरकार जब उनकी क्रिकेट बेहतर हुई तो उन्हें जरूर ये रियलाइज हुआ कि इससे हम दुनिया में कहीं आगे एक बेहतर टीम नहीं बन सकते। ठीक है, अच्छा, हमारा उल्टा चक्कर चल रहा है कि हम बहुत बेहतर टीम थे, बहुत बेहतर क्रिकेट खेलते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट सडनली हम अपनी चीजों को छुपाने के लिए, क्योंकि जीत को हम दिखाएंगे तो उससे हमारे एक तरह से सर्वाइवल है। जो लोग भी इदारे में काम करते हैं, जिन जिन पोजीशन पे हैं,
और बात सच ये है कि जब जीत है तो आप और हम अगर तनकीद करते हैं तो लोग सवाल भी ये कर सकते हैं कि भाई ये तो हर वक्त ही तनकीद कर रहे होते हैं। लेकिन आप अंदाजा करें ना, दुनिया 2027 में आप वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं। दुनिया में किस किस्म की क्रिकेट खेली जा रही है। मैं पैसे देके ये वाली क्रिकेट देखना तो पसंद नहीं करूंगा अगर मुझे क्रिकेट का शौक है। हाँ। अब वो एक अलग बात है कि मेरा काम क्रिकेट पे बात करना है, आप भी शौक रखते हैं तो हम जरूर देखेंगे। और बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान जीती और पाकिस्तान जीते। बट इस क्रिकेट का जो है ना, इस तरह की कंडीशंस में बहुत कम ऐसा होता है कि इस किस्म की विकेट्स आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलेंगी और आपकी सही पहचान या आपको सही अपनी टीम का पता चल पाएगा जी। बड़े इवेंट के लिए। और यही हो रहा था और यही हुआ कि हम यहाँ पर जीतते रहे, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट है या व्हाइट बॉल क्रिकेट है। जब आपने बांग्लादेश में दूसरे मुल्क में जाके देखा क्या सिचुएशन हुई। और साथ साथ आपकी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप खवातीन की क्रिकेट भी देख लें कि आपने कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना दिए जब जिम्बाब्वे आई थी। और अब आप थ्री नेशन सीरीज में अगेंस्ट आयरलैंड और वेस्ट इंडीज आप स्ट्रगल कर रहे हैं। या तो ये एक सच्चाई है। अब अफसोस होता है, मैं आपको पता है कि तनकीद वगैरह ज्यादा करने के हक में नहीं होता, लेकिन सच आपको बोलना पड़ता है। जी हाँ, और सच यही है फवाद भाई कि चाहे वो वुमेंस क्रिकेट हो, आपने अच्छा कि आपने इस पे भी बात कर ली, चाहे मेंस क्रिकेट हो, अब वो जो चेहरे हैं ना, कुछ मखसूस चेहरे हैं, वो वही हैं। आई मीन देयर इज, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, कोई देयर इज नथिंग अगेंस्ट द वुमेन क्रिकेट टीम, बट देयर इज़ no एडिशन। कभी सालों में इक्का दुक्का कोई आ जाती है तो आ जाती है। खैर, उस पर बाद में बात करते हैं। नाउ कमिंग टू जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, यस दिस इज़ वन डे गोइंग ऑन। यस, हो सकता है कि हम 2 अगला मैच भी जीत जाएं जो कल है, हो सकता है हम 3-0 मार दें और ज़बरदस्त हो जाए। फवाद भाई, जब आप बात करते हैं हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स की, तो आपको क्या लगता है कि क्या है हमारे जहन में? इज़ इट जस्ट कि बस हम अपनी कंडीशन बनाएं, उसमें जीत जाएं और फिर वाह कर लें, फिर हम 2027 में साउथ अफ्रीका जाएं और वहाँ की तेज़ पिचों पे हम उसी तरीके से परफॉर्म करें जिस तरह के हम पिछले 3-4 वर्ल्ड कप्स में खेलते आ रहे हैं कि एक आई एम सॉरी, क्या मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, एक नल्ली टीम, एक थर्ड ग्रेड टीम, नेदरलैंड टीम से हम जो है वो एक क्लोज मैच जीत जाएं, उसके बाद फिर हम 2 मैचेस हार जाएं, फिर हम एक बारिश का आसरा हो, फिर हम जान लगा के फिर एक मैच जीतें और उसके बाद फिर हम कहें कि यार ये ऐसे जीत जाए, वो वैसे जीत जाए। सो आपकी बातों से मुझे लग रहा है 2027 में भी यही होने वाला है। देखिए फैसल, हम बांग्लादेश की जब टेस्ट सीरीज हारे थे तो हमने यही बात की थी कि ये हम कब रियलाइज करेंगे कि हम इस सतह की टीम बन गए हैं कि हम बांग्लादेश से घर पे भी हार रहे हैं, बाहर भी हार रहे हैं। यस। हमारा प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट टर्म जो 2 साल 3 साल के लिए हम एक इदारे में आते हैं तो हमारे गोल्स यही होते हैं कि हम सरवाइव करें और कहीं ना कहीं एक अच्छी पिक्चर दिखा के आगे अगले 6 महीने पक्के करें, फिर अगले 6 महीने पक्के करें। ठीक है। लेकिन हम अगर इसको सही मायनों में बताएं कि जी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के कि जी हालात ऐसे नहीं चलेंगे और हमें सच मानना पड़ेगा, हमें बेहतर होना पड़ेगा अगर दुनिया क्रिकेट में हमने बेहतरीन 4-5 टीमों में ओके, अपने आप को जस्ट आजमाना है। फवाद भाई, जस्ट वन लास्ट थिंग, हमारे पास 30 सेकेंड है। हम प्लेयर का माइंडसेट जब देखते हैं ना तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना बड़ा प्लेयर है या कितना सर्व करेगा पाकिस्तान को। शाहीन आफरीदी से सवाल होता, हमारे नुमाइंदे ने ही सवाल किया था कि जी आपके पेस का क्या है, तो बजाय उसको एड्रेस करने के उन्होंने आगे कहा जी मैं 200 पे करूंगा अब गेंद। ये माइंडसेट क्या बताता है आपको फवाद भाई? नहीं देखिए, ये सवाल एक तो पेस पे ना, देखिए मेरा ना अपना एक सोच है। मैंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान के देखे हैं। मेरा सवाल होना चाहिए कि आपका स्ट्राइक रेट बॉलिंग का कैसा है, आपके इकोनॉमी कैसी है, आप रन्स कैसे, आप आउट कितने कर रहे हैं और जितवा कितने रहे हैं। मैं पेस पे या कितने छक्के मार दिए हैं या कितने चौके मार दिए हैं, वो छोटी एक वो चीज होती है। पेस पे आप कर रहे हैं लेकिन आप नहीं परफॉर्म कर रहे, तो वो सवाल भी हमारा भी प्रॉब्लम ये है कि हमारी बात भी पेस पे और छक्कों और चौकों पे रह गई है। मेरा तो जीत से ताल्लुक है, जितवाने से ताल्लुक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे तो उस पे बात हो। लेकिन साथ साथ ये कि देखिए जो हमारा ओवरऑल माइंडसेट खिलाने वालों का चल रहा होता है ना, वो खिलाड़ियों तक भी मुंतकिल होता है। जी। तो हर जगह यही सोच है कि एक सीरीज निकले, फिर अगली सीरीज आएगी तब देखेंगे, फिर अगली सीरीज आएगी तब देखेंगे। तो हम इस चले, तरह शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और और हम उन्हें अचीव भी कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म कंडीशंस बनाते हैं, शॉर्ट आते हैं
और फिर शॉर्ट टर्म खुशियां मनाते हैं। फवाद मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कल दूसरा ओडीआई है, ऑब्वियसली वो भी इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे और उस पर भी खुशी मनाएंगे। एक ब्रेक लेने दोबारा हाजिर होंगे। Stay with us. एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। कराची की जब भी बात की जाए तो यहाँ पे कराची की गवर्नेंस, यहाँ के बल्दियाती इख्तियारात और अब तो 28वीं आईनी तरमीम एक बार फिर यहाँ सियासी बहस का मरकज़ बन गई है। और ऐसे में एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत पर गुज़िश्ता दिन शदीद तनकीद की है। उन्होंने ये दावा किया है कि सूबे में इख्तियारात की गैर मुनसिफाना तकसीम और बल्दियाती इदारों की कमज़ोरी ने कराची के मसाइल को मज़ीद संगीन बना दिया है। और साथ ही साथ जो कल सबसे ज़्यादा बाज़गश्त सुनाई गई, हिल पार्क की ज़मीन पर कब्ज़ा, इसका इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उस पर इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी रहनुमा भी इसमें पीछे नहीं है। जवाब में शर्जील इनाम मेमन जो है, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही है और उसके सहारे अपनी सियासत को ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है। मुर्तज़ा वहाब भी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि शहर का बेड़ा गर्क खुद किया, यानी एमक्यूएम ने खुद किया, और इल्ज़ाम हम पे यानी पीपीपी पे लगाया जा रहा है। तो चलिए इस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोरा साहब, लेकिन उससे पहले हम अपने नुमाइंदे काशान के पास चलते हैं, जहाँ पे ये हिल पार्क का मामला हो रहा था। हफ्ते भर से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसको किसी ने क्यों नहीं देखा और अभी अपडेट क्या है? काशान, ओवर टू यू, बताइए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल देखें, मैं इस वक्त कराची के किसी मज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद नहीं हूँ। ये कराची का पॉश तरीन इलाका है, PCHS सोसाइटी है, फ़िरोज़ाबाद का ये इलाका है। यहाँ पर आपके मेरे अक़ब में जो ये तारीखी पड़ी थी हिल पार्क की, इसको मुकम्मल तौर पे कटिंग करके यहाँ पर मुबैना तौर पे गैर कानूनी कब्ज़ा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमने देखा कि कल दो सियासी जमातें भी आमने सामने हमें दिखाई दी। सबसे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से इसी मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो मुबैना तौर पर यहाँ पर गैर कानूनी कब्ज़ा हो रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया गया है। उसके बाद मेयर कराची की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया और मेयर कराची की जानिब से ये कहा गया कि किसी भी किस्म की KMC की जानिब से इसकी NOC या अलॉटमेंट नहीं दी गई थी। कैमरामैन दानिश शकील आपको ये मनाजिर दिखाएंगे कि मेरे अक़ब में जो पहाड़ मौजूद है इसको काट दिया गया है और साथ ही साथ आप सामने देख सकते हैं कि बड़े रकबे में, बड़े पैमाने पर जो बाउंड्री वॉल यहाँ पर खड़ी कर दी गई थी। मेयर कराची से जब हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश करी तो मेयर कराची की जानिब से कहा गया कि एक हफ़्ते कबल ही किसी अंबर नामी खातून की जानिब से उनको दरख्वास्त मौसूल हुई थी और मैडम अंबर की जानिब से जो है यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी हो रही है। तो मेयर कराची की जानिब से उन मुताल्लिका खातून की दरख्वास्त पर बताया जा रहा है कि कार्रवाई अमल में लाई गई थी और मेयर कराची की जानिब से SSP ईस्ट को भी खत लिखा गया है और SHO फ़िरोज़ाबाद को मरासला अरसाल कर दिया गया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो तैनात की जाए। और दूसरी जानिब मेयर कराची की जानिब से लैंड डिपार्टमेंट की जो टीम है उसको जाए वकूवर भेजा गया और यहाँ पर आके उस टीम की जानिब से काम रुकवा दिया गया है। अभी हम यहाँ पर लैंड साइड पर पहुँचे तो एक चौकीदार यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ वो दिखाई दे रहा है। जब उनसे हमने जानने की कोशिश करी कि भाई ये ज़मीन किसकी है, किसकी जानिब से ये कब्ज़ा कराया जा रहा था, वो बता रहा है कि जिसकी जानिब से ये ज़मीन खरीदी गई थी, इसका ओनर जो है वो अभी हज करने के लिए गया हुआ है। हज से जब वापस आएगा तो फिर उनसे मज़ीद जो है बात हो सकेगी। चौकीदार यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने ऑफ कैमरा ये बात हमको बताई है। जबकि दूसरी जानिब मेयर कराची की जानिब से कहा गया कि किसी भी किस्म की अगर कोई भी कब्ज़े के अंदर KMC का अफसर भी मुलविस होगा तो उसके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि दूसरी जानिब PCHS सोसाइटी जो कि वफाक के मातहत सोसाइटी है, उससे KMC बल्दिया उस्मा कराची की बिल्कुल ठीक है। काशान, आप अपडेट कर रहे थे। सबसे अहम बात आपने की कि ये ज़मीन जिस पे कब्ज़ा हुआ, अरशद वोरा साहब को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप सीनियर रहनुमा एमक्यूएम के और साबिक डिप्टी मेयर हैं। अरशद साहब, आप तक अगर आवाज़ पहुंची है तो चलिए मैं दोबारा पहुंचा देता हूं। हमारे नुमाइंदे काशान वहाँ मौजूद थे और उनके बैकग्राउंड में हमने खुद ये देखा कि पूरी पहाड़ जो है उसको इन्होंने काटा है, रिटेनिंग वॉल भी खड़ी कर दी थी। माशाल्लाह से चौकीदार साहब बराबर में बराजमान थे। KMC शहर की प्रॉपर्टी, उस पे कब्जा करके चौकीदार बिठा के, चौकीदार साहब कह रहे हैं जिन साहब की ज़मीन है अल्लाह माशाल्लाह हज करने गए हैं, आएंगे तो बात होगी। मतलब कि आप छोड़ें इसको कि MKM वर्सेस PPP, इसको अरशद साहब, ये हमारा मामला है। हम ज़मीन पे कब्जा करके और उसके बाद अल्लाह अल्लाह करने जाते हैं और उसके बाद ये होता है। दिस इज़ मतलब कि मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए इस बात पे। तो फैसल, अभी आपने खुद देखा सारा। देखें, ये जो है ना एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे सर्कुलेशन में थी और डॉक्यूमेंट्स जो है वो KMC की NOCs के वो सर्कुलेशन में थे। देखिए, आपका ये कहना बजा है कि इट्स नॉट MKM वर्सेस PPP, बट जो भी इस वक्त हुकूमत में उसकी जिम्मेदारी तो बनती है
और उस हुकूमत की एनओसीज मेरे पास मौजूद है सोशल मीडिया पे, मैं अगर आप कहें तो आपको भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकता हूँ जिसमें केएमसी ने एनओसीज इशू की हुई हैं। और फिर जब कल एमक्यूएम ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, तो उसके बाद शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मूसा वहाब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने इस चीज को अब इतना लाइटली लिया कि हमने कोई एनओसी नहीं इशू की, और जो हमने थाने को खत लिख दिया है, हमने जो है एसपी को खत लिख दिया है। द थिंग इज, ये जो हिलपाक है केएमसी की मिल्कियत है, और क्या यहाँ पर आपके जिम्मेदारों को पता नहीं चला? रातों रात इतना बड़ा काम हो गया, मतलब एक रात में तो हुआ नहीं, जाहिर सी बात है, इसको कोई जी 10-12 दिन से ज्यादा लगते हैं, ये रिटेनिंग वॉल और ये जो भी पहाड़ों की कटाई। फिर उसके बाद आप देखें जस्टिफिकेशन, देखिए कैसे दे रहे हैं कि हो सकता है ये हिल पार्क की जमीन ना हो, वहां मुख्तलिफ सोसाइटियां, और उन्होंने 3-4 सोसाइटियों के नाम भी ले दिए। अब आए सोसाइटियां जो हैं वहां पर जो कराची यूनियन भी है, और पीसीएचएस सोसाइटी भी है, और एक आध तो और उन्होंने नाम दिए थे, रोहिलखंड सोसाइटी। तो ये सोसाइटियां भी जो हैं इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है सिंध गवर्नमेंट। और इन सोसाइटियों से भी वो जिस तरीके की आजकल सोसाइटियों पर भी कब्जे किए जा रहे हैं, हम्म ये उन्हीं सोसाइटियों के थ्रू कहीं से भी प्लॉट का नंबर भी निकाल के पुरानी फाइलें भी जिंदा कर देंगे। तो उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दे दी साथ साथ कि हो सकता है ये केएमसी की जमीन ना हो, ये किसी और सोसाइटी की गुड हो। तो आप ये देखें कि वो सोसाइटी वाले इससे पहले पहाड़ पर था, पहाड़ पे क्या सो रहे थे, पार्क का हिस्सा था। सिमिलरली मैं आज आपको आपके थ्रू ही, आपके चैनल के थ्रू में ये बताना चाह रहा हूँ कि जी देखें, ये जो मलिर एक्सप्रेस वे बनी है, और इस पे बलोच कॉलोनी का जो एक्सप्रेस वे है, तो बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे पे इन्होंने अपना जो है जीटीएस बनाया था कोई 3-4 साल पहले। हम्म वो जो है मलिर नदी में सारा कचरा फेंकते थे। जी अब हुआ क्या कि वहां पर जब मलिर एक्सप्रेस वे बन गई, तो उन्होंने वहां पर जो है ग्रीन, वो जो नेट लगाकर चीजों को छुपाया जाता है, वो छुपा कर वहां पर जो है ऊपर नीचे जाने के लिए ट्रकों के लिए रास्ता भी बना दिया। तो मैं 2-3 दफा वहां रुका हूँ, मैं गया, मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। वहां पर जो है हैवी मशीनरी काम कर रही है, और जी वहां पर अब जो है भराई हो रही है। एंड दिस इज मलिर एक्सप्रेस वे, मलिर रिवर का हिस्सा है। जी जिस तरीके से आज से पहले ये जो केपीटी फ्लाईओवर के साथ जो बिल्डिंग्स बनी है हाई राइजेस, हम्म ये भी जो है ये राउंड अबाउट्स की जमीनें थी। अब ये जो है, मैं अभी से वार्न कर रहा हूँ कि ये मलिर एक्सप्रेस वे और जो आपका बलूच कॉलोनी का जो एक्सप्रेस वे, इसके बीच में आप देख लीजिएगा, ये अभी इन्होंने शुरू किया, अगर किसी ने रोका नहीं तो इस मलिर नदी में भी जो है ये हाई राइजेस की परमिशन देकर हाई राइजेस ओके खड़ी कर देंगे। वो तो अर्शद साहब तो देखिए ना, ये बात ये है कि जिस तरह मैंने इब्तदाई में भी कहा, हमारा तो एक ये एक एटीट्यूड है कि हम एक तालीमी दर्जगाह के सामने हमने डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है। इस पे तो खैर क्या ही बात करें। अच्छा अर्शद साहब, आपने शर्जील मेमन साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब का तस्करा किया, मैं बाकी तमाम जितने तर्जुमान हैं पीपल्स पार्टी के उनको भी सुन रहा था। उन्होंने सीधा सीधा आप पे इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमें सब पता है कि चाइना कटिंग कौन करता था, हमें सब पता है कि क्या होता था क्या नहीं होता था। तो इस पे मैं चाहूँगा आप ज़रूर अपना रिएक्शन दें कि जो ये आप पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है उस पर आप क्या जवाब देंगे। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं, पुराने वक्तों की जो बातें कह रहे हैं, चाइना कटिंग की, शायद अगर आप बात कर रहे हो तो अब तो चाइना वाले भी पूछते हैं कि वेयर इज दिस चाइना कटिंग। तो ये देखें, अच्छा, फिर जो भी काम, अगर मैं समझता हूँ कहीं पे कोई हाई राइजेस तो नहीं बनी, गरीबों की बस्तियां बनी हैं, ठीक है ना। और गरीबों की बस्तियां अगर कहीं बनी भी हैं, आज भी कराची में जो है तकरीबन मेरे हिसाब से 550 कच्ची आबादियां हैं। जी और उन कच्ची आबादियों में से कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ 200-250 रजिस्टर्ड हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड कच्ची आबादियां हैं। हमें देखें, हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई और जमात हो। हमें जो है इस कराची के लोगों को सही गिनकर और उनकी आबादगारी का एक प्लान बनाना होगा। हमें जिस तरीके से खारादर में आप देखते हैं कि खारादर में बिल्डिंगें गिर रही हैं, ये जी पिछले चंद सालों में 20-20, 22-22 संवाद हुई हैं बिल्डिंगों के गिरने से। और फिर उसके बाद जो है एसबीसीए भी जाग जाता है, गवर्नमेंट भी जाग जाती है, और वो बिल्डिंगों
अड़ोस पड़ोस की बिल्डिंगों को ताला लगाकर जो है और वो फिर लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। नहीं, दिस इज रॉन्ग। आप उन बिल्डिंगों को आप पूरे खारादर में देख लें कितनी जितनी बिल्डिंग है, आप जो है उसकी जगह किसी जगह पे हाई राइजेस बना के उन सबको अकोमोडेट करके उन जगहों को तोड़ के वहां पे पार्क्स बना दें, वहां कोई हिस्टोरिकल म्यूजियम टाइप का बना दें। बेहतर तो ये होगा कि आप पार्क बनाए। कराची को पार्क्स की जरूरत है। कराची को सीमेंट और सरिये से अब जितना बचाया जा सकता है बचाना चाहिए। और कराची के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं, उनको, जो पुराने एरियाज हैं, उनको वाकई जो है डिमोलिश करके हाई राइजेस पे ले जाके जमीन कम इस्तेमाल हो और फिर उसके बाद जो जमीन बचे उसको पार्क्स, प्लेग्राउंड्स इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये अगर कराची के साथ ये प्लानिंग कोई कर सकता है तो इफ़ आई कराची के वो में लोग अरशद साहब, इफ़ या आई में, आप या हाई राइजेस की बात कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। चलिए, अगर बात चल ही निकली है तो बात कर लेते हैं। जिस शहर में पानी का बहरान है और जिस शहर में बहुत सारे जो तकनीकी मालूमात रखने वाले लोग हैं, वो इन हाई राइजेस को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन इनकी वजह से ठीक नहीं हो पाती है। वहाँ पे कैसे ये मामला हो पाएगा? ईद पे हमने देखा कि पानी का बहरान था, ये अलग बात कि टैंकरों में पानी आ रहा था। यही डिस्कशन हम सबका होता है कि इस शहर को जो है पानी टैंकरों से मिल जाता है, नलों से नहीं मिलता। अब मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की काविशों से, कोशिशों से और फेडरल गवर्नमेंट के बजट से K4 का 26 करोड़ गैलन इजाफी पानी कराची को मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसकी इंतहा ये देखें कि उसकी ऑगमेंटेशन के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वर्ल्ड बैंक ने 100 अरब रुपए दिए हुए थे। अब वो 100 अरब रुपए से जो काम उनको आज से 2 साल पहले शुरू करना था, अब कुछ हिलजुल नजर आई है और मुझे नहीं लगता कि वो पानी तो आ जाएगा लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल जो है, इनका काम नामुकम्मल होगा और फिर वही पानी हमारा जो है K4 का पानी ज़ाया चला जाएगा। वो फिर मजीद टैंकर आएंगे और मजीद टैंकरों से शायद पानी मिले। तो ये तो फिर हुकूमत की नाअहली है कि 100 अरब रुपया भी आपके पास पड़ा है और उस 100 अरब रुपए से जो है आपको ऑगमेंटेशन करनी है, आपको K4 लाइन की डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग ऑलरेडी हुई हुई है, आपने तो लेआउट के हिसाब से लाइनें बिछानी है। तो आप खुदारा वो काम तो करें। आपके सामने जिस तरीके से ग्रीन लाइन के साथ जो जुल्म हुआ है वो आपने देख लिया। फिर उसके बाद ग्रीन लाइन को रोका था। अब जो ठीक है। रेड लाइन या ऑरेंज लाइन जो है ये यूनिवर्सिटी रोड वाली, अब वहां आप देखें कि उसको 4 साल से आप बना रहे थे। अब जब K4 का प्रेशर आया और फिर जाहिर सी बात है बहुत और भी बहुत सारी तरफ से प्रेशर आते हैं कि आप कर क्या रहे हो। तो फिर जो उन्होंने यूनिवर्सिटी रोड बनाया, यूनिवर्सिटी रोड के जो ट्रैक बनाया बसों के लिए, रेड लाइन के लिए, तो आप उस रोड पर देखें तो लेफ्ट राइट पे अब उन्होंने बड़े बड़े पाइप लाके रख दिए। अरे भाई, आप लोगों को पता नहीं था कि इस जगह अगर पाइप डालने हैं तो जब आपने खुदाई की थी उस तो वक्त पाइप पहले डाल देते डालना आप। चाहिए था। खैर, एक बार फिर अरशद भाई, ये एक और ऐसा टॉपिक है कि इस पे तो वहाँ जाके प्रोग्राम हो। अच्छा, जब मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट का वक्त है, मैं एक आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल और करना चाहूँगा। आपको अर्के गुलाब और अतर और ऊद की खुशबुएँ आई इस बार कराची से, सड़कों से? आपको आई तो हमें बताएं, हमें तो नहीं आई। ये किसने कह दिया? ये आप किस ड्रीम की बातें कर रहे हैं? मैं आपके दोस्त मुर्तज़ा की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हमने अलाइशें भी उठाई हैं, सब कुछ किया है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हो सकता है आप कराची के उस पेरिस वाले इलाके में रहते हो जहाँ पे शर्मिला साहबा को भी पेरिस लगता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो खारादर है, गार्डन है, रनछोड़ लाइन है, रामस्वामी है और पूरा कराची जो है वो मेरा है। मैं कोई हल्के की बात क्या करूं। मुझे जो है देखें, इस कराची में कचरा नहीं उठ रहा। आपको मानना पड़ेगा, ये आलाइशें तो चले वक्ती है, 4 5 6 दिन 10 दिन पड़ी रहेंगी, महीना पड़ी रहेंगी। हम जो साल से भुगत रहे हैं, हमारे यहाँ जो कचरा नहीं उठ पा रहा है, कचरे की स्मेल, आप किसी गली में चले जाएं आपको वहां पे कचरा नजर आएगा। आप छोड़े सारी, आपकी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है साइट, आप जी। साइड से जब वापस आ रहे होते हैं, वो गटर जो भरा हुआ है, आधी सड़क पे कचरा, आधी सड़क पे गटर का पानी, आप यकीन करें इतना बुरा लगता है कि वहाँ क्या फॉरेनर आएगा, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेनर? आएगी, क्या अरे बायर्स आएंगे। सर, छोड़ें सर, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दिन हम चलते हैं साथ, बाहर एक प्रोग्राम करते हैं पूरा कराची पे। तो मैं आपको कराची, आप हाँ यकीन करें, आपने भी देखा हुआ होगा, लेकिन जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कराची की गली गली का पता है। मैं आपको ठीक कराची है। के तमाम यूनियन काउंसिल्स में एक प्रोग्राम, हफ्ते का प्रोग्राम हो पूरा, डन। ताकि जो है ना
एक दिन में आप कम से कम 4-5 यूसीज तो कवर करें। बिल्कुल डन है। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब हमारे साथ थैंक यू मौजूद थे ब्रदर, और कराची की बात गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम आखिर में रोना रो रहे थे कि क्यों यहाँ पे आलाइशें और ये सारी नहीं उठ पाई। हालांकि हुकूमत का सिंध सॉलिड वेस्ट का एक अलग मौक़िफ़ है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि पंजाब में सिचुएशन क्या हुई। हमारे नुमाइंदे खिज़र हबीब बलोच खुद निकले और उन्होंने देखा कि जो सुथरा पंजाब के तहत ईद उल अज़हा पे क्या वहाँ पे ऑपरेशन, किस तरीके की ग्रैंड सफाई हुई, ज़रा दिखाते हैं आपको। बताइए खिज़र। आज बिल्कुल पंजाब भर में ईद उल अज़हा के मौके पर सुथरा पंजाब की जानिब से शुरू होने वाला ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जो है अपने तमाम तर अहदाफ हासिल करने के बाद जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है। अगर मैं बात करूँ सुथरा पंजाब ने जो है डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जो है लाहौर डिवीजन में जो है ननकाना साहब की तहसील शाहकोट, शालीमार टाउन, वाघा टाउन, लोधरा में काम किया है, फालिया में काम किया है, पतोकी, चक झुमरा, नूरपुर थल, कामोकी, नौशहरा विर्क और ज़िला लिया में काम किया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है लोधरा और फालिया तहसील जो है ये टॉप पोजीशन में रही हैं, जबकि पंजाब भर में जो है डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जो है चौथी और पांचवी पोजीशन हासिल की है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ईद उल अज़हा के मौके पर जो सफाई के इंतजामात हमें यहाँ देखने को मिले ग्राउंड पर, तो बाकी ईदों से जो है ना इस पर जो है ना इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जो है पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन और अजला में और तहसीलों में जो है बिल्कुल पुरअज़म और मुनज़्ज़म तरीके से जो है यहाँ पर ऑपरेशन किए, इलेक्शन को जो है बर वक्त ठिकाने लगाया। और इस वक्त जो है डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जो है एक मैप तैयार किया गया था, उसके तहत जो है उन्होंने शहर भर से जो है कूड़े करकट को उठाया है, ठिकाने लगाया। जबकि शहरियों की जानिब से जो है डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो कारकर्दगी है यहाँ पर सुथरा पंजाब और डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो जॉइंट ऑपरेशन था उसकी जो है बहुत तारीफ की है। शहरियों को कहना है कि बदबू ताफन फैलने से पहले ही जो है ना डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जो है हमारे घरों से आकर लैशों को यहाँ से उठाया है। जी देयर यू गो खिज़र, बहुत शुक्रिया। जहाँ काम हो रहा होता है वहाँ नज़र भी आता है। इसी के साथ एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। सेव दैट। वेलकम बैक। प्लेयर पाकिस्तानी हो, हराए इंडिया को और हराए चाइना में, तो थोड़ा सा समझ गए होंगे आप मेरी बात। पाकिस्तानी स्क्वॉश के रोशन मुस्तकबिल की एक और झलक सामने आई है तब जब एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अंडर 17 के फाइनल में नोमान खान ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दी, एशियन चैंपियन बनने का एजाज़ अपने नाम किया है। ओवरऑल पाकिस्तान ने इस पूरी चैंपियनशिप में 5 मेडल्स जो हैं वो हासिल किए हैं, जिनमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं। क्या पाकिस्तान की स्क्वॉश की ग्लोरी वापस आ रही है? वी ऑल नो अबाउट द अली सिस्टर्स, वी ऑल नो अबाउट ऑल द अदर चैंपियन प्लेयर्स जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे स्क्वॉश के सर्किट में। तो हम बात कर लेते हैं नन अदर देन द चैंपियन नोमान हमारे साथ मौजूद हैं। नोमान अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपको हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। आपने इंडिया को हराया है, इंडियन प्लेयर को हराया है। इंडिया को हराने की हाउ इज़ द फीलिंग, सबसे पहले तो ये बताइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये फाइनल जीत गया पाकिस्तान के लिए। और मेरी फीलिंग बहुत अच्छी थी जब मैं जीता। और ये मेरे से पहले भी पाकिस्तान में जीता था। और अभी जब मेरे इसके साथ मैच आया एशियन जूनियर में, तो अल्लाह का शुक्र है इसको मैं जीत गया। नोमान, पाकिस्तान के किस शहर से आपका ताल्लुक़ है और ट्रेनिंग वगैरह अपनी कहाँ करते हैं आप? पाकिस्तान में मेरा पेशावर से ताल्लुक़ है मेरा। और मैं ट्रेनिंग करता हूँ इस्लामाबाद में, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन में। अच्छा, थोड़ा सा टूर्नामेंट के हवाले से बताइए। ऑब्वियसली जब एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप हो तो पूरे एशिया से टैलेंट आया हुआ होता है। कितना तगड़ा कंपटीशन था? कौन कौन से मुल्क आए हुए थे? आपका किन किन से मैच पड़ा? जी बिल्कुल, टूर्नामेंट तो बहुत टफ होता है क्योंकि सिर्फ मेहनत तो मैं नहीं करता, सारे करते। और प्लेयर्स जो आए थे मलेशिया से, इंडिया से, हांगकांग से, चाइना से, तो सबके साथ मेरा मैच हुआ है और फाइनल में मैं इंडिया को जीत गया। अच्छा, चाइना के कैसे आते हैं प्लेयर्स? बिकॉज चाइनीज़ प्लेयर्स जो हैं वो ओलंपिक्स में और वो बचपन से उनको ट्रेन करते हैं एंड ऑल, तो चाइना के स्क्वॉश टैलेंट कैसा आपको लगा? चाइना का जो टैलेंट है वो
मेरे ख्याल से इतना वो नहीं है। ओके। मतलब प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं है उनके। एशियन सर्किट में बात करूं, जी। पाकिस्तान का तो एक लेजेंड इसमें ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एशियन सर्किट में कौन सा मुल्क है जो कि इस वक्त बड़ा टफ चल रहा है व्हेन इट कम्स टू द स्क्वॉश? एशियन में जी, एशिया में। एशिया में जो है इंडिया है और मलेशिया। ओके, और आपने दोनों को ही हराया। जी जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे ये बताएं कि जब आपने बात की आप इस्लामाबाद में आके अपनी ट्रेनिंग करते हैं, हमने देखा कि नोमान सिर्फ आप नहीं बल्कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। एक बीच में एक ऐसा पीरियड आया था जब स्क्वॉश पे जो है थोड़ा-सा ज़वाल आ गया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं, आप हो गए, अली सिस्टर्स हो गई, ऐसे बहुत सारे दीगर बच्चे हैं वो अब सामने आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है? स्क्वॉश की फैसिलिटीज़ में बेहतरी आई है, ट्रेनिंग में बेहतरी आई है, ज़्यादा एक्सपोजर बच्चों को मिलना शुरू हुआ है? ऐसा क्या हुआ है कि स्क्वॉश दोबारा सर उठा रहा है पाकिस्तान में? फैसिलिटी जो है अभी अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि स्क्वाश कोर्ट बहुत ज़्यादा है। और लेकिन ये बात है कि जब जब हम इस्लामाबाद में ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ कोचेस भी अच्छे होते हैं और हमें ट्रेनिंग भी अच्छी मिलती है। नोमान, मैं हमेशा से पूछना चाहता हूँ, हर स्पोर्ट्स की अपनी मुश्किलात होती हैं, अपनी इंजरीज, अपना ट्रेनिंग मोड होता है। आप जब स्क्वॉश के लिए ट्रेन कर रहे होते हो, सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली इट्स अ होल बॉडी एक्सरसाइज थिंग, यू नो, बट सबसे ज़्यादा टोल जो मुझे एज अ लेमैन लगता है वो आपके नीज़ पे, आपके शिन्स पे, लोअर बॉडी पे ज़्यादा आ रहा होता है। तो वहाँ की भी इंजरीज वगैरह होती होंगी, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं आप, अगर आप मुझे बता सकें? सबसे पहले तो मेरी सिर्फ जिंदगी में एक इंजरी हुई थी, वो 3 साल की थी। 3 साल मेरी इंजरी चली थी ओके। और उसके बाद मेरी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ज़बरदस्त, यानी कि इसको भी आपने अच्छे से रिकवर किया। इस रिकवर कर। हाँ, नोमान, स्क्वॉश में किसको फॉलो करते हैं? कौन आपका रोल मॉडल है? स्क्वाश तो हमारी फैमिली गेम है, क्योंकि कमर जमान जो है मेरे ताए है। हम्म। और जिस तरह हमजा खान, मोहम्मद हमजा खान वर्ल्ड चैंपियन, हम्म। और उनको मैं फॉलो करता हूँ, तो इसी तरह मैंने भी स्क्वाश शुरू कर ली। अच्छा, और पाकिस्तान में बहुत बड़े नाम हैं, द ज़मान्स एंड द खान्स, जहांगीर खान, जानशेर खान, इन लेजेंड से आपकी मुलाकात हुई है? वैसे तो मुझे पता है जहांगीर साहब बड़े डाउन टू अर्थ हैं, इन लोगों से मुलाकात हुई है? कभी टिप्स वगैरह की आपने इनसे बात की? कुछ हमें भी बता दें, 500 नहीं, प्लस आपने। हम्म। मेरी कभी मुलाकात इनसे नहीं हुई। जमान से हुई है और खान से नहीं हुई। ओके। नोमान, अगला टूर्नामेंट अब कहाँ है, किसकी तैयारी कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह अभी मैं जा रहा हूँ कनाडा, वर्ल्ड जूनियर है। जी। ओके। नोमान, आपको वर्ल्ड जूनियर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। जिस तरह के से आप एशियन जूनियर बन के जा रहे हैं, हमारी दुआ वर्ल्ड जूनियर चैंपियन भी बने और पाकिस्तान का नाम स्क्वॉश में एक बार फिर रोशन करें। वेल, अहमद नोमान खान और हमसे बात कर रहे थे। पिछले दिनों कराची को पेरिस बनाने की इतनी बातें होती रहीं कि लगता है कि पेरिस को ही हमारी नज़र लग गई है और पेरिस जो है वो तकरीबन कराची का ही मंजर पेश कर रहा है। ज़रा दिखाइए भाई, हुआ ये कि चैंपियंस लीग का फाइनल था पेरिस सेंट जर्मेन और आर्सेनल के दरमियान। वैसे तो 1-1 तक रहा वो, और उसके बाद पेनल्टी हुई, पेनल्टी में PSG जीत गई। उसके बाद ऐसे कोई राइट्स हुए हैं, अगर ताज़ा तरीन मैं आपको अपडेट बताऊं तो करीब करीब 219 अफराद हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं और तकरीबन 800 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया है। और एक मारामारी थी, सड़कों पे प्रॉपर्टी को नजर आतिश किया गया, लोगों ने एक दूसरे पे पथराव किया, चीख पुकार, हंगामा आराई हो रही थी। यकीनन ये किसी कराची वाले की ही होगी बददुआ जब उसके कराची के, ये देखें आपके सामने मनाजिर हैं, साइकिलें जो हैं वहाँ पे पूरी तरीके से जलाई गई। देन पुलिस की राइट्स जो है, पुलिस के जो है उनकी भारी नफरी, उनकी दौड़ें लगी, फायर ब्रिगेड आना जाना। तो जब कराची में किसी को कहा गया कि तुम्हें पता है तुम्हारे सियासतदान कराची को पेरिस बोलते हैं, किसी ने बड़े बड़े बुरे दिल से कहा होगा कि या अल्लाह, अगर कराची को पेरिस नहीं बना रहा तू तो पेरिस को ही कराची बना दे, और वो दुआ उसकी कबूल हो गई है। वेल, वी डोंट दीज मनाजिर अच्छी बात नहीं है कहीं भी हो। तो दुआ करते हैं कि पेरिस में अमन हो और दुआ करते हैं कि पेरिस फ्रांस में जैसा तरक्की है वैसी कराची में हो जाए, ताकि आगे अगर कोई कहे कि आपको कराची कैसा लगता है पेरिस जैसा, तो लोग हंसे नहीं उस पर। एक ब्रेक लेने दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस।
आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद जो गुजर गई, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मैसेज आप अपने घर पे ही बैठ के सुन रहे होंगे। उम्मीद करते ये भी हैं कि अस्पतालों में पहुँचने की नौबत नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहुँचे भी हैं। देखिए, ईद हुई, सबने कुर्बानी की, सुबह क्या बना, दोपहर क्या बना, रात क्या बना, इट्स अ क्लीशे। लेकिन क्लीशे ये भी हो गया है कि लाहौर समेत, कराची समेत जितने बड़े शहर हैं, वो सब के सब सारे लोग बड़े सरकारी अस्पतालों में मेदे और आंतों की बीमारी, गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा, ये सब हमने देखा। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर इस मामले पे बात की जाए कि क्यों हम ऐसे गोश्त खाते हैं जैसे हमने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, और क्यों उनको नहीं देते, इनको पूरे साल ज़रूरत होती है। माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर फ़ायज़ा खान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहिबा, एक तो गर्मी, ऊपर से द रेड मीट, ठीक है, कुर्बानी का फरीज़ा, बहुत अच्छी बात है, सबको अल्लाह ताला इस्तिताअत दे, हमारी तो ये दुआ है। लेकिन जब हमने कुर्बानी कर ली, कुर्बानी करने के बाद ख़ास तौर पे जो बड़े का जान का गोश्त है वो हमने रखा और उसको कंज्यूम करना शुरू किया। साइंस क्या कहती है कि जो मीट है, द बीफ थिंग, वो हम दिन में कितना ग्राम ले सकते हैं जो हमारे ऊपर हैवी ना हो? वो देखिए, ग्राम्स की तो बात जो है हम हर इंसान के हिसाब से होती है, उसकी A normal, कंडीशन के हिसाब से। एक normal. नॉर्मल अगर एक शख्स है और आपका जितना वेट है, तो उसमें आप प्रोटीन की हम बात करते हैं कि इतना प्रोटीन आप एक दिन में खा सकते हैं। जितना आपका बॉडी वेट है, इतना ही ग्राम प्रोटीन जो है एक एवरेज एक शख्स को खा लेना चाहिए। Alright. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 60 kgs का शख्स है तो 60 ग्राम 50 to 60 ग्राम मीट इज़ एनफ। हाँ, लेकिन उसमें फिर सिर्फ मीट नहीं है ना, रेड मीट। प्रोटीन मीन्स देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, जैसे आप एग भी हैं, मिल्क भी प्रोटीन में आता है, फिर मीट है, फिर मीट के साथ वेजिटेबल सोर्सेज भी प्रोटीन की होती हैं, जैसे दालें हैं, बीन्स हैं, और फिर आपके लेंटल्स वगैरह जो भी इस तरह चने हैं, ठीक है, इस तरह ये आपके वेजिटेबल सोर्सेज हो गए। और फिर एनिमल सोर्सेज में आपके पास रेड मीट हो जाता है, एक वाइट मीट है। वाइट मीट में आपके फिश और चिकन आती है, तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा, होता यह है कि जब बकरीद पे हम बहुत ज़्यादा इंडल्ज करते हैं अगर सिर्फ रेड मीट का कंजम्पशन, तो वो बहुत ज़्यादा इश्यूज आने लगते हैं। वैसे तो देखें, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सी रिसर्चेस में देखा गया है कि जिनका रेड मीट कंजम्पशन जिन लोगों का बहुत ज़्यादा है, लाइक नॉर्मली हम रेकमेंड कर रहे होते हैं ट्वाइस अ वीक रेड मीट कंजम्पशन होना चाहिए आपकी डाइट में, नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक। और फिर उसकी क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि कुछ इलाकों में ये हर रीजनल हर एक की प्रैक्टिसेस होती हैं। कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, जैसे हमारे शुमाली इलाका जात की तरफ, पहाड़ी जो इलाके हैं, वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा है, पेशावर की तरफ बहुत ज़्यादा लोग गोश्त खाते हैं एज़ कम्पेयर टू कराची। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ये ट्रेंड बढ़ता गया है, तो वेट कंसर्न्स की वजह से भी लोगों ने वो हाई प्रोटीन डाइट करना शुरू की, उसमें वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेड मीट कंज्यूम करते हैं। लेकिन देखिए, जब आप रेड मीट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ फ़ैट भी आता है। रेड मीट जो है उसके नमकियात भी उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, चर्बी भी होती है, चिकनाई होती है, तो वो बेसिकली उसकी ज़्यादा अमाउंट आपके लिए इतनी हेल्दी नहीं होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि जब भी हम खाना खाएं तो एक पोर्शन बनाएं, कि आपकी जो नॉर्मल एक टीचिंग मेथड होता है कि जी आप एक प्लेट में आपकी हाफ प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स हों, दही हो, फिर साथ में जो है आप प्रोटीन का भी एक पोर्शन, गुड पोर्शन ले सकते हैं, और उसके साथ फिर आप कोई कार्बोहाइड्रेट की चीज़, जैसे आपने रोटी एलर्जी जो बनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक ज़रूर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये भी तो अफेक्ट आता है ना कि अगर आपका मौसम, जैसे आपने शिमाली इलाकों की बात की, सर्दी होती है वहाँ पे, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है। इवन हमारे बलूचिस्तान में भी वो लोग ड्राई करके रखते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर रिक्वायरमेंट, उनका वेदर का रिक्वायरमेंट है। हमारा जो वेदर है हमारे पार्ट ऑफ द कंट्री में, वो हमें इतना अलाउ करता है, तो कहते हैं ना घबराहट हो रही है भाई इतनी गर्मी में, जब आप दबा के खाएंगे गोश्त, घबराहट नहीं होगी तो क्या होगा? देखिए, वो यही हो जाता है ना कि पहले कलेजी है, उसके बाद फिर पुलाव भी होगी, बिरयानी भी होगी, फिर भुना हुआ गोश्त भी होगा, फिर कबाब भी होंगे, फिर रात में बारबेक्यू भी होगा। तो इट इज़ टू मच ऑफ मीट। थोड़ा सा अपने पेट का और अपनी सेहत का ख्याल करें। दोपहर में स्किप कर लें आप, नहीं स्किप भी ना करें, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, और साथ में जो है ना वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल, फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स ले लें, सैलड है, दही है, रायता बना लें। ऐसी छोटी छोटी टिप्स से जो ना आप अपने मील को बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि चलिए, एक तो हो गया आपका मीट, चाहे वो मटन हो, बीफ हो, पोल्ट्री हो, कोई भी हो, बट द वे वी कुक इट, वो भी तो उसको सेहतमंद या ख़तरनाक बनाता है ना। बिल्कुल। अगर आप उसको घी के अंदर, यानी कुछ लोग तो चर्बी में बनाते हैं,
ठीक है, कुछ डिशेस की रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें चर्बी ऐड होती है तो वो टेस्टी हो जाता है, जैसे कबाब्स में अक्सर डालते हैं। लेकिन इन चीज़ों की कंजम्पशन देखें आप, ओवर कंजम्पशन जिस चीज़ की भी करेंगे वो आपको नुकसान करेगी। तो ऑयल में बनाएं, कम ऑयल में बनाएं, ग्रिल कर लें, बारबेक्यू कर लें चीज़ों को। लेकिन बारबेक्यू में भी एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि मीट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड ऑन गुड टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप उसमें कच्चा मीट ले लेते हैं फिर उस पर आपके फूड सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है अगर आपने कच्चा मीट रह गया है या प्रॉपरली वो थ्रू आउट कुक नहीं हुआ है, उसको सही से कुक करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेड मीट में, क्योंकि बहुत जल्दी होती है। बारबेक्यू में अक्सर आपने देखा है कि वो कहीं ना कहीं रॉ मीट रह जाता है या उसमें कोई ब्लड आ जाता है, तो वो बहुत आपको, तो वो बैक्टीरियाज उसके से आपके आप ज़ाहिर इंजेस्ट अगर कर लेते हैं तो वो चीज़ बड़ी है। फिर किस तरह से आप इसको स्टोर करते हैं मीट को, यानी मीट की स्टोरेज। चलें आप ज़रा इस पे आया था आखिर में, ज़िबा किया हमने, फ्रीज़र में रख दिया, ये जो फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है कितने अरसे तक मेरी सेहत के लिए अच्छा है और कितने अरसे बाद फिर ये मेरे लिए डेंजरस बनना? देखिए अब हमारी जो सिचुएशन है हमारे सिटी की ख़ास तौर पे, उसमें लाइट्स आपको पता है बहुत जाती हैं और उसमें टेम्परेचर का मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। आप 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना अरसा मेंटेन कर सकते हैं? अगर आपका बिल्कुल वेल कंट्रोल टेम्परेचर है और 1 सेकंड भी आपकी कोई लाइट नहीं जा रही है तो फिर तो ठीक है। आप उसको मीट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो सॉफ्ट मीट है जैसे उसको आप जो है वो 2 से 3 महीने भी रख सकते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं मीट के जो कि आप 3 से 6 महीने भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वही प्रोवाइडेड कि आपका जो है ना टेम्परेचर वेल कंट्रोल्ड हो और वो प्रॉपर, जब उसको थॉ करें, अक्सर लोग क्या करते हैं ज़्यादा बड़े अमाउंट्स में स्टोर कर देते हैं, फिर उसको थॉ किया, फिर दोबारा से फ्रीज कर दिया, फिर ले लिया, फिर लाइक वो इस तरह बैक एंड फोर्थ जब आप करते हैं। ऑलराइट डॉक्टर साहब, क्योंकि हाँ वक्त की कमी है, लेकिन आपने जो बातें बताई उसका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उसका आखिर में लुबाब यही है कि ज़रूरत ही ना पड़े इतना ज़्यादा फ्रीज करने की, बांट दें लोगों में। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी कल, रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।